हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। जैसा आपको मैंने कल बताया था, कल हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हमने बात करी थी कि हम एक सीरीज को लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है भारत दर्शन। तो भारत दर्शन के साथ में कल हमने एक राज्य को कवर किया था जिसका नाम था केरल। केरल के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी थी, उसकी मैपिंग वाला पार्ट भी हमने देखा था। आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज नए राज्य के साथ में हम आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के बारे में हम जानने की कोशिश आज के इस सेशन में करेंगे। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कि कर्नाटक राज्य जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी अवस्थिति कहाँ पर है, किस जगह हमें देखने को मिलता है भारत में, उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। उसके साथ में उसका कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, कितना बड़ा है, कितना एरिया है, कितना वहाँ की जनसंख्या है, लिंगानुपात कैसा है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद उसकी फिजियोग्राफी किस प्रकार की है, भूभौतिक प्रदेश उसका किस प्रकार का है, उसे हम देखेंगे। उसके बाद उसकी हिस्ट्री, जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कर्नाटक का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, उसे हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ का प्रशासन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उसको समझेंगे। कुछ मेजर टूरिस्ट सेंटर्स जो प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं उनकी बात करेंगे। और लास्ट में अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई इशू है यहाँ का तो उसे भी हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो भारत में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक, कल हमने जो केरल राज्य देखा था उसके नॉर्थ में, उत्तर में हमें देखने को मिलता है राज्य कर्नाटका। कर्नाटक जो है उसके नॉर्थ में, इसके अड़ोसी पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट में ही आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। साउथ में देखेंगे तो केरल और इस तरफ तमिलनाडु देखने को मिलेगा। वेस्ट में देखेंगे तो छोटा सा राज्य गोवा है, बाकी पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है जो कि अरेबियन सी, अरब सागर से लगती हुई हमें दिखाई देती है। लगभग 280 किलोमीटर की कोस्ट लाइन इस राज्य की हमें देखने को मिलती है। ये इसकी एक लोकेशन, अवस्थिति हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट अगर हम देखें तो देखिए 15 अगस्त 1947 को ये बन चुका था। हालांकि जब ये बना था तब 1950 से लेकर के 1956 के बीच में, 1950 से 1956 तक ये मैसूर नाम से जाना जाता था। जो 4 ग्रुप में राज्यों को बांटा गया था उस समय पर, उसमें से पार्ट बी या ग्रुप बी जो हुआ करता था, उस ग्रुप बी के अंतर्गत इस राज्य को डाला गया था उस समय पर ना 1950 से 1956 के बीच में। बाद में जाकर के इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और 1973 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले ये स्टेट ऑफ मैसूर कहलाता था, मैसूर राज्य कहलाता था, लेकिन इसका नाम बदल करके 1973 में कर्नाटक राज्य कर दिया गया था। एरिया की अगर हम बात करें तो लगभग 1,91,000 स्क्वायर किलोमीटर है। डेटा जैसा मैं आपको बताता हूं, लगभग इतना सबका सारे राज्यों का डेटा हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि ये इंडिया का कितना परसेंट एरिया होल्ड करता है। तो अराउंड 5.34% एरिया, क्षेत्रफल इस राज्य का हमें देखने को मिलता है। गुड इवनिंग, अभी तक बच्चे जुड़ ही रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस राज्य का इतना एरिया, भारत का इतना एरिया इस राज्य के पास में हमें देखने को मिलता है। कैपिटल की बात करें, बेंगलोर इसकी राजधानी है। मैप पर देखेंगे अभी हम आगे। लैंग्वेज की बात करें, कन्नड़ भाषा हमें देखने को मिलती है। अभी कन्नड़ भाषा की रिसेंटली बहुत सारी मूवीज हैं जिन्होंने की बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था, जिस वजह से कन्नड़ भाषा को और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जानने लगे थे। अगर आपको मैं नाम लूँ तो एक जो आपकी फेवरेट मूवी हो सकती है केजीएफ, केजीएफ मूवी जो है वो एक कन्नड़ भाषा की मूवी है, जो काफी ज्यादा इस भाषा के बारे में जानकारी जो है लोगों को अभी अभी, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के लोगों को सिनेमा के द्वारा अभी अभी मिलने लगी थी। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इसके अंदर 31 डिस्ट्रिक्ट, 31 जिले इस राज्य में देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 319 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल इंडिया का जो एवरेज है, औसत है, उससे कम है या ज्यादा है, आप लोग मुझे बताएंगे। देन सेक्स रेशियो इसका 973 है। कल हमने केरल का देखा था 1084, उससे काफी कम यहाँ का सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है 973 के आसपास।
लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो टोटल लिटरेसी रेट 75% के आसपास है, लेकिन मेल्स की बहुत ज़्यादा है 82% के आसपास, फीमेल्स की 68% के आसपास ही देखने को मिलती है। यानी कल जिस राज्य को हमने डिस्कस किया था उससे ये काफ़ी पिछड़ा हुआ लिटरेसी के मामले में देखने को हमें मिलता है। और इसका नाम बदल करके 1973 में कर्नाटका कर दिया गया था। फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें, भूभौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करें, तो कर्नाटक को 4 पार्ट में हम बांट सकते हैं। कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, ये तट के आसपास का क्षेत्र जो है, दिस इज द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र के रूप में हम इसे बांट सकते हैं। दूसरा पार्ट है मलेनाड, जो कि मलेनाड ये वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा। देन आता है नदर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, जो ये मैदानी क्षेत्र है, नदियों द्वारा बनने वाले, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाले मैदान है। और चौथा पार्ट बनता है सदर्न प्लेन्स, दक्षिण के मैदान, जो कि ये वाला क्षेत्र दक्षिण के मैदान में हमें देखने को मिलता है, कावेरी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनने वाला मैदानी क्षेत्र है। अगर हम रिवर्स की बात करें तो 2 मेजर रिवर्स यहाँ है ही, और उनकी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी सहायक नदियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। ऐप में नहीं चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास फिलहाल जो है वो यूट्यूब पर चल रही है आप लोगों के लिए। कृष्णा रिवर, यहां अगर आप देखेंगे एक मेजर रिवर, प्रमुख नदी आपको देखने को मिलेगी कृष्णा नदी, जो कर्नाटक राज्य से होकर के बहती हुई जाती हुई दिखाई देगी। महाराष्ट्र से आ रही है, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और एक दूसरी मेजर रिवर, प्रमुख नदी अगर हम देखेंगे तो वो कावेरी नदी है, जो यहां से इस राज्य के दक्षिणी भाग से होते हुए, सदर्न पार्ट से होते हुए फिर तमिलनाडु में एंटर कर जाएगी और तमिलनाडु राज्य के अंदर बहती हुई हमें देखने को मिलेगी। ये 2 प्रमुख नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी कुछ सहायक नदियां इनके साथ में लगी हुई हमें देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिवर सिस्टम, कृष्णा अपने आप में एक बड़ा रिवर सिस्टम है, कावेरी अपने आप में एक बड़ा रिवर सिस्टम है, और ये दोनों ही रिवर सिस्टम हमें यहाँ पर एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कर्नाटक अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास लिए हुए राज्य देखने को मिलता है। इस कर्नाटक शब्द का मतलब अगर हम देखें तो कर्नाटक वर्ड जो है वो कुरुनाड से बना है, कुरुनाडु शब्द है जिससे ये कर्नाटक शब्द बना है, जिसका मतलब होता है ग्रैंड हाईलैंड्स, भव्य उच्च भूमि। एक तो ये आसपास के एरिया से ऊंचे हैं इसलिए इनको हम हाईलैंड्स या उच्च भूमि कह रहे हैं, और इनका इतिहास जो है वो बड़ा भव्य रहा है, बड़ा ही जबरदस्त रहा है, इस वजह से इसे हम कर्नाटक के नाम से जान रहे हैं। कर्नाटक शब्द का मतलब है ग्रैंड हाईलैंड्स। तो कर्नाटक जो है, अगर हम प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से बात करें तो मौर्यन साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो मौर्यन साम्राज्य, जिसका मैप मैंने यहाँ आपके लिए लगा रखा है, मौर्यन साम्राज्य जो यहाँ तक फैला हुआ था, ये पूरा पर्पल कलर में आप देख रहे हैं, दिस इज द मौर्यन एम्पायर, और इसमें कर्नाटक का हिस्सा, काफी सारा हिस्सा हमें देखने को मिलता है। जो आज वर्तमान में हमारा कर्नाटक है वो वाला काफी सारा हिस्सा यहाँ देखने को मिलता है। देन मौर्यन एम्पायर जब खत्म हो गया, मौर्यन साम्राज्य जब खत्म हो गया, तो उसके बाद लगभग 30 ईस्वी में यहाँ पर एक और वंश हमें देखने को मिलता है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, आपने कुछ बड़े बड़े नाम जो है वो देखे होंगे यहाँ पर, जैसे कि गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ऐसे ऐसे कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े रूलर देखने को मिलते हैं। वो सातवाहन वंश, यहाँ उसका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। सातवाहन वंशों ने लगभग 300 सालों तक यहाँ पर शासन किया। उसके बाद सातवाहन वंश के खत्म होने के बाद कदम्ब वंश, कदम्बाज जो हैं या कदम्ब वंश जो हैं, उनका यहाँ पर शासन प्रारंभ हुआ। कदम्ब वंश के समाप्त होते होते 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी में अगर हम देखें तो चालुक्याज, ये पूरा क्षेत्र जो है वो चालुक्य जो वंश है, चालुक्य डायनेस्टी है, उसके अंतर्गत हमें देखने को मिला। तो अगेन कर्नाटक जो है वो एक और राजवंश को देखता है, एक और संस्कृति को, एक और कल्चर को यहाँ देखता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, चालुक्य के बाद में यहाँ पर यादव और होयसल, ये 2 रूलर्स यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए। 2 रूलर्स यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए। धीरे धीरे आगे जब हम बढ़ते हैं मिडिवल इंडिया की तरफ, मध्यकालीन भारत की तरफ, तो 14th सेंचुरी विजयनगर एम्पायर, हरिहर बुक्का नाम के 2 भाई, वो यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। एक नया एम्पायर, नया साम्राज्य यहाँ पर स्थापित होता है, जिसे हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। फिर विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा या तालीकोटा के युद्ध के अंदर, जो आसपास के मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे
शासक जो थे उन्होंने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया था और उसके चलते बैटल ऑफ तालीकोटा के युद्ध में ये विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। कृष्णदेवराय एक महत्वपूर्ण शासक हमें विजयनगर साम्राज्य के देखने को मिलते हैं। वो उस समय पर जो इनका शासन था उसके जो अवशेष हैं वो हम्पी, ऐहोल, पट्टादक्कल ऐसे कुछ शहर हमें देखने को मिलते हैं कर्नाटक के अंदर, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर। आई थिंक 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। पट्टादक्कल, ऐहोल ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उस समय पर इंक्लूड हुए थे, तो करंट अफेयर्स बेस्ड एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। जो स्टार्टिंग में इमेज मैंने लगा रखी है वो यहीं की है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों की ही ये इमेज जो है वो मैंने लगा रखी है। एक रथ है, आगे से ये पहिए हैं इसके, इसको खींचा जा रहा है, ऐसा एक अवशेष, ये एक अवशेष है। सारे टूटे हुए खंडहर हैं, लेकिन वो खंडहर भी इतने सुंदर हैं कि यहाँ पर इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इंक्लूड किया है। उसके बाद मैसूर किंगडम 1400 ईस्वी के आसपास जो है मैसूर साम्राज्य यहाँ पर आता है और वाडियार वंश जो है यहाँ पर स्थापित होता है। वाडियार डायनेस्टी यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है। ओके, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए? ओके, चलिए पीडीएफ की व्यवस्था करवा देंगे, ऐप पर अपलोड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाडियार वंश का शासन जो है वो स्थापित होता है लगभग 1399 ईस्वी में। उसके बाद वाडियार, जो राजा वाडियार थे, वाडियार वंश में उन्होंने अपना साम्राज्य काफी ज्यादा फैलाया। श्रीरंगपट्टम जो है उसे यहाँ की राजधानी बनाया गया। फिर आप इतिहास में पढ़ते ही हैं कि इनका एक सेनापति था जिसका नाम हैदर अली था। हैदर अली अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करते हैं और हैदर अली यहाँ पर अपना एक क्षेत्र पूरा इनका स्थापित हो जाता है। उनका बेटा जो था टीपू सुल्तान, उसने अंग्रेजों के साथ में काफी सारे युद्ध लड़े। हैदर अली ने युद्ध लड़े, टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़े और अल्टीमेटली टीपू सुल्तान जो है वो मारा गया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, उसके अंदर वो मारा गया। उसके बाद फिर आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जब आया तो उसके अंतर्गत काफी सारे क्षेत्रों को इसके अंदर मिलाया गया। अगर हम मैप पर देख लें उनको, तो मैप कुछ ऐसा है। वर्तमान का जो कर्नाटक राज्य है वो कुछ इस प्रकार का है। वर्तमान का कर्नाटक राज्य हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। और ये हैदराबाद स्टेट है। हैदराबाद स्टेट का कुछ भाग जो है वो वर्तमान कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बॉम्बे स्टेट है, ये वाला पार्ट जो है वो बॉम्बे स्टेट का है, तो बॉम्बे स्टेट का कुछ पार्ट इसके अंतर्गत मिलाया गया था। मैसूर स्टेट पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आता है और कुछ भाग जो है वो मद्रास स्टेट का, यहाँ आप देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, उस मद्रास प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा यहाँ पर मिलाया गया है। इस प्रकार से इस राज्य का निर्माण होता हुआ वर्तमान में या स्वतंत्रता के बाद में हमें देखने को मिलता है। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने देखी कि ये किस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के अधीन हमें ये राज्य देखने को मिला है। और आज वर्तमान में पहले इसका नाम मैसूर था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, क्योंकि बड़ा भाग मैसूर था इस वजह से इसका नाम ही मैसूर था। 1973 इसका नाम बदल करके कर्नाटक रख दिया गया था। ओके, चलिए, तो ये हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री इसकी जानी। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की। जैसा कल हमने केरल राज्य जब पढ़ा था तो केरल राज्य में हमने देखा था कि वहां पर एक ही टाइप की, एक ही सदन जो है वहां के स्टेट लेजिस्लेचर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कि दो सदन देखने को मिलते हैं। वहां की जो राज्य विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें दो सदन देखने को मिलते हैं। कर्नाटक भी उन्हीं राज्यों में से एक है जिसके अंदर दो सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में जिसे हम विधान सभा और विधान परिषद कहते हैं, वो दोनों ही सदन यहाँ देखने को मिलते हैं। उसमें अगर हम बात करें, विधानसभा में लगभग 224 सीटें हैं, 224 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। और जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 75 मेंबर्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था, आप जानते हैं कि राज्यों के ऊपर छोड़ा हुआ है ये कि राज्य चाहे तो दो सदन पूरे बनाए, राज्य चाहे तो एक सदन के साथ में अपना काम चला सकते हैं। तो कर्नाटक उन राज्यों में से है जिन्होंने की दो सदनों को चुन रखा है। यस, विधानसभा एंड विधान परिषद,
गुड। तो कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करें आगे, वहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन किस प्रकार से बसी हुई है, सेटलमेंट किस प्रकार का है, एग्रीकल्चर में क्या योगदान है वगैरह की अगर हम बात करें, तो गांव में बसा हुआ कृषि प्रधान राज्य हमें ये देखने को मिलता है। कृष्णा और कावेरी नदियां, उनके पूरा जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के द्वारा बनने वाला जो एक इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई तंत्र हमें देखने को मिलता है, उसके द्वारा यहाँ पर अच्छी खासी सिंचाई होती है, जिस वजह से यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते हुए, गांव में रहते हुए हमें देखने को मिलते हैं। 66% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें से अगर हम यहाँ की जमीन की बात करें तो कल्टीवेबल लैंड 60% के आसपास है, 60% भूमि कृषि योग्य है, 72% पार्ट में अच्छी बारिश होती है, भरपूर बारिश जहां पर की अच्छी फसलें ली जा सके, और 28% राज्य जो है, भाग जो है, वहां पर खेत सिंचाई, इरिगेशन, जो नदियां, दो बड़ी नदियां और उनकी सहायक नदियों का जो सिस्टम है, पूरा तंत्र है, उसके द्वारा सिंचाई यहाँ पर अच्छी होती हुई देखने को हमें मिल जाती है। यानी अच्छी बारिश भी यहाँ पर हो रही है, अच्छी सिंचाई का तंत्र भी यहाँ पर बन चुका है। तो ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा राज्य हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनाज फसलों में कर्नाटक देश में रागी के कुल उत्पादन का 47% अकेला पैदा करता है, यानी डोमिनेंस हमें इसका देखने को मिलता है, आधिपत्य इसका देखने को मिलता है रागी के उत्पादन में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मिलेट्स जो होते हैं, उसमें भारत के टोटल मिलेट प्रोडक्शन में 10% का योगदान इस राज्य का हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर जैसा मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है यहाँ का। तो तुअर जिसको हम कहते हैं 9%, मक्का 7%, चावल में 5% और बाजरा में 5% का प्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलता है। ज्यादातर भाग सूखे हैं, तो कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, जो कम पानी में भी पैदा हो जाता है, ये ज्यादातर पठारी क्षेत्र है, मिट्टी की कमी हमें देखने को मिलती है, ज्यादा मैदानी क्षेत्र इस राज्य के पास में नहीं है, इस वजह से ऐसे अनाज भी ये पैदा कर लेता है, मोटे अनाज के रूप में, कोर्स ग्रेन के रूप में जिसे हम देखते हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ अच्छा हो जाता है। इसके अलावा टोटल इंडिया के अंदर जितनी कॉफी पैदा होती है, कॉफी का प्रोडक्शन, कहवा का उत्पादन जितना होता है, उतना यहां पर उसका 59% कॉफी का प्रोडक्शन अकेला ये राज्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। अकेला ये राज्य उसका 59% प्रोडक्शन करता हुआ दिखाई देता है। कुछ और फसलें जो यहाँ पर पैदा हो जाती हैं, जैसे कि इलायची यहाँ पैदा हो जाती है, सुपारी यहाँ पर पैदा हो जाती है, कुसुम, नारियल, कपास, मूंगफली, मिर्च, अरंडी, गन्ना, तंबाकू, ये सारी फसलें यहाँ पर पैदा हो जाती हैं। इसमें कई सारे उद्योग हमें देखने को मिलते हैं इस राज्य के अंदर, क्योंकि नदियों का तंत्र बहुत अच्छा है, नदियां बिखरी हुई हैं हर जगह पर, लगभग थोड़े थोड़े क्षेत्र में आप देखेंगे एक बड़ी नदी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो नदियां बिखरी हुई है, तो इंडस्ट्रीज, उद्योग जिनको कि पानी चाहिए, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिल जाती है। इस वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज अच्छी देखने को मिलती है, जैसे कि मशीन टूल्स, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बेंगलुरु जो है वो भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। गड़ियां यहाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के, दूर संचार के जो उपकरण होते हैं, उनका यहाँ पर निर्माण देखने को हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हमें देखने को मिलती हैं, या ऐसे उपक्रम हमें देखने को मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिनपे कि भारत के एक बड़े बड़े उद्योग ऐसे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत अर्थ मूवर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ऐसे बहुत सारे सरकारी उपक्रम जो हैं वो यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं, इस जगह पर, इस राज्य के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, भद्रावती में स्पेशली स्टील बनाने का हमें कारखाना देखने को मिलता है, इस्पात बनाने का, स्टील बनाने का एक बड़ा कारखाना यहाँ हमें देखने को मिलता है। सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो कर्नाटका का अगेन डोमिनेंस है, जैसे कॉफी के प्रोडक्शन में डोमिनेंस है, अपना आधिपत्य है, वैसे सिल्क के उत्पादन में भारत में टोटल जितना सिल्क पैदा होता है उसका अराउंड 85% सिल्क अकेला कर्नाटक पैदा करता है। कर्नाटक की जो जलवायविक स्थितियां हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो ज्यादा अच्छी है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर हमें सिल्क का प्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त देखने को मिलता है।
सिल्क के अलावा अगर हम बात करें तो सैंडलवुड, चंदन जिसे हम कहते हैं, चंदन, चंदन के साबुन बनाने का उद्योग यहाँ जबरदस्त देखने को मिलता है। और चंदन का तेल, सैंडलवुड ऑयल भी यहाँ अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन देखने को हमें मिल जाता है। तो काफी सारी चीजों में कर्नाटक जो है वो अग्रणी है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन की बात करें, जल विद्युत निर्माण की बात करें, तो जल विद्युत निर्माण में भी कर्नाटका सबसे आगे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेट वेयर द कंट्री इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स फॉर एस्टेब्लिश्ड, भारत में आजाद होने के बाद में सबसे पहले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र लगाए गए थे, इसी राज्य में हमें देखने को मिलते हैं। और एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शिव समुद्रम, कावेरी नदी के ऊपर एक झरना है, वाटरफॉल है, जिसको शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। उस शिव समुद्रम में 1902 के अंतर्गत पहला एशिया का जल विद्युत परियोजना या पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया था। इसके अतिरिक्त कोंकण रेलवे, जो कि मुंबई को मैंगलोर से जोड़ती है, मुंबई और मैंगलोर कहाँ है मैप में अगर आप देखेंगे, मुंबई लगभग यहाँ पर और मैंगलोर लगभग यहाँ पर, तो मुंबई को मैंगलोर से जोड़ने वाला जो कोंकण रेलवे है वो भी यहाँ पर बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ेंगे, 12th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसके अंदर ये मुंबई रेलवे के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी, कोंकण रेलवे के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लासेस विल बी रेगुलर, हाँ बिल्कुल, ये क्लासेस जो है वो अपनी रेगुलर चलेंगी, जब तक कि सारे राज्य ना खत्म हो जाए तब तक तो चलेंगी। ओके, लक्ष्मी गरुड़कर, आप कर्नाटका से ही हैं? ओके ओके, गुड, वेरी गुड। तो हमारी ऑनलाइन क्लास की यही विशेषता है कि भारत के हर कोने का बच्चा, इवन दैट भारत के बाहर का बच्चा भी हमारे साथ में जुड़ सकता है। कर्नाटक को एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाना जाता है, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स। बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज यहाँ हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से कर्नाटका को एक राज्य बहु देश के रूप में या कई दुनियाओं के रूप में, बहु दुनिया के रूप में, बहु विश्व के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिज्म सेंटर्स जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि बंगलोर अपने आप में एक बड़ा शहर है, इसको सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से जाना जाता है, बागों का शहर, बहुत सारे बाग, बहुत सारे गार्डन्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बेंगलोर से साउथ में जब मैसूर की तरफ हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटका का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनमें से एक है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल नेशनल पार्क्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क वगैरह जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें धर्म के हिसाब से तो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान श्रवण बेलगोला के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां पर गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा है। हर 12 साल में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होता है, जो हम न्यूज में देखते रहते हैं। वो एक बड़ी यहाँ मूर्ति या बड़ा मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जोग वाटरफॉल, जो कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जलप्रपात देखने को मिलता है, जोग फॉल्स, जो कि शरावती नदी के ऊपर देखने को मिलता है। लिंगनमाकी रिजर्वायर, लिंगनमाकी जलाशय उस शरावती नदी पे देखने को मिलता है, और उसी पर ये जोग वाटरफॉल भी हमें देखने को मिलता है। तो काफी सारी जगहें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं जो कि टूरिज्म प्लेस के रूप में जानी जाती हैं। ऐहोल, हम्पी, पट्टादक्कल, ये सारी जगहों के बारे में मैं आपके साथ बात कर ही चुका हूँ। इसके अलावा आप जो केजीएफ मूवी को देखे होंगे, तो केजीएफ मूवी का नाम जो है कोलार गोल्ड फील्ड से लिया गया है, जो कि कोलार गोल्ड फील्ड्स यही कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बेंगलोर के ईस्ट में हमें केजीएफ रीजन देखने को मिलता है। हालांकि वो जो मूवी है उसका इस रीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अपने आप में एक अलग कहानी पर बेस्ड मूवी है, एक्चुअल कहानी नहीं है। बट यहाँ पर उसका उसी का नाम लिया गया है, केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि कर्नाटक राज्य में देखने को हमें मिलते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो आपके साथ में एक इशू मैंने डिस्कस किया था, जो करंट मैपिंग की हमारी क्लास होती है उसके अंदर, और यूट्यूब पर भी वो सेशन मैंने आपके साथ में किया था। बेलागावी डिस्प्यूट, बेलागावी में एक विवाद चल रहा है, कुछ कन्नड़ भाषा के लोग, कुछ मराठी भाषा के लोग, और अभी अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा मुद्दा गर्माता हुआ
हमें देखने को मिला था, जिसके ऊपर पूरा एक सेशन किया था। अगर आप नहीं देखा है या जानना चाहते हैं इस बेलागावी इशू के ऊपर, तो इसी चैनल पर आप जाएंगे तो आपको वो इशू मिल जाएगा। मैंने उसको पूरा डिटेल में कवर किया था। तो वो बेलागावी इशू यहाँ पर अभी करंट अफेयर्स में बहुत जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट्स हैं, जैसा आप जानते हैं कि ओजांग आईएएस एकेडमी ने महाआंदोलन 99 रुपए में महाआंदोलन स्टार्ट किया है। प्रीलिम्स जीएस का बैच 99 रुपीज में, प्रीलिम्स के लिए सी सेट का बैच 99 रुपीज में, यूपी पीसीएस के लिए 199 रुपीज में आपके लिए बैच स्टार्ट किया गया है। वैसे ही जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, मैपिंग से घबराते हैं, मैपिंग से डर लगता है, मैपिंग के लिए 99 रुपीज में आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आप मेरे साथ जुड़ेंगे, हम इसके अंदर वर्ल्ड मैपिंग कवर करेंगे, इंडिया की मैपिंग भी कवर करेंगे। अभी जो कुछ हम पढ़ रहे हैं राज्यों के बारे में, वैसे पूरा भारत देश के बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप, वहाँ की प्रमुख नदियाँ, वहाँ की प्रमुख जल संधियाँ, स्ट्रेट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे इस सेशन के अंतर्गत, इस कोर्स के अंतर्गत। और कोर्स जो है, क्लासेस 6 फरवरी से स्टार्ट होंगी। हमारी जो ऐप है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, उस पर आप जाकर के इस बैच को परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपए आपको पेमेंट करना है अगर आप ऑनलाइन इस बैच को खरीदते हैं। अगर आप काउंसलर्स को कॉल करके ये कोर्स लेंगे तो फिर आपके लिए 100 रुपीज चार्ज जो है वो एडिशनल लगेगा। 199 रुपीज में फिर ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, 99 रुपीज में ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये हमारे लिए होने वाला है। मैपिंग वाला पार्ट, मानचित्रण, जिससे बच्चे जनरली घबराते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, सर हम तो मैपिंग को रटते रहते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। और उसको कैसे समझेंगे, क्या बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स हमारे पास होने चाहिए, सारी बात हम यहाँ पर करेंगे और सीखेंगे कि मैपिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से मैपिंग जो है वो एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। वहाँ पर हमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है सर, तो वो नहीं आता को आता में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा जीएस फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच, पूरे 1 साल का बैच आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,999 रुपीज में अवेलेबल हो रहा है। 5,999 रुपए में, जिसमें पूरा 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस, जीएस वाला पार्ट कवर करवाया जाएगा। और 600 प्लस लाइव ऑनलाइन क्लासेस हमारी रहेंगी, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, बाद में आप रिकॉर्डेड भी उनको देख सकते हैं। हमारी ऐप ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, इसी पर ये क्लासेस जो है वो चलेंगी। लेकिन इसमें खास बात यह है, ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए इसकी जो ओपनिंग है या इसका जो बैच को परचेज करने का जो टाइम है आप लोगों के लिए, वो आने वाला अपकमिंग मंडे 23 जनवरी 2023, उसमें सुबह 10 से लेकर के शाम को 4 बजे तक, सिर्फ 6 घंटे के लिए एडमिशन्स ओपन रहेंगे। उसके बाद फिर ये एडमिशन्स ओपन नहीं रहेंगे। तो अगर आप इस बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में आप लोगों के लिए ये बैच है। सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम अलाउ करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर एडमिशन्स जो है वो क्लोज कर देंगे। तो अभी आप इससे जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन्स ओपन होंगे मंडे को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, उसके बाद फिर एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलिए, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगले सेशन में फिर हम एक नए राज्य के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे और उस राज्य के बारे में जानकारी लेने का प्रयास हम करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट